Good morning, everyone. Yesterday we have studied about Biot-Savart law. Today we are going to study some further topics. That is, firstly we will compare Biot-Savart law with Coulomb's law. Means the origin of electric field with the origin of magnetic field. So, as we have studied Coulomb's law, it says force between the two charges, one is source dq and q naught. q naught किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स है tq के कारण. सो इट इज़ 1/4πε0 q naught dq by r स्क्वायर. यानी फील्ड क्या हो जाएगा, अगर हम q naught डिवाइड करते हैं तो de हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है ये. एंड हियर इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कल पढ़ा था. dP is equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square. Here the electric field is produced by this source, that is source is charged element, so it is charge element. Source in electric field is charge element, but here this source is this ideal. Source क्या है, यहाँ पे charge element dq, but here source is current element. क्या था, हमने यही पढ़ा था, इट इज IDL. ये IDL का क्या मतलब है, I करंट DL लेंथ के एलिमेंट में, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग करंट एलिमेंट IDL. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज we can see some similarities and some differences in the study of this Coulomb's law and this Biot-Savart law. So firstly we will come to similarity and then we will come to differences. So what are similarities? Similarities में अगर हम देखना चाहें तो क्या होंगी, देखिए ये देखिए जो दोनों ही फील्ड हैं इसमें आपने देखा था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे डिस्टेंस के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. नाउ एज व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी दिस फील्ड टेंड्स टू जीरो बट नेवर बिकम्स जीरो. यानी ये कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड हैं बोथ. ये भी बहुत दूरी तक काम करते हैं, ठीक है. और क्या हो सकता है, दोनों में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. यानी करंट एलिमेंट खूब सारे हों तो उन सबका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ना पड़े हो, जैसा कि चार्ज में होता था. लेकिन अब डिफरेंसेस की बात की जाए तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो सामने ही दिख रहा है. हमने जब कल एक्सपेरिमेंट किया, एक्सप्रेशन बनाया था, तो IDL को मैंने क्या कहा था, IDL इज अ वेक्टर एलिमेंट, ठीक है. तो IDL यूज़ किया था जहाँ हमने I इंटू DL वेक्टर यूज़ किया था. तो यहाँ पे ये कैसा है, ये एक वेक्टर सोर्स है, ठीक है ना. ये एक स्केलर सोर्स से बना है चार्ज, ठीक है ना. तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया. सेकंड डिफरेंस हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं थी. ये dB किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा. साइन थीटा यानी डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन. क्यों, आपको याद होगा द फोर्स, द कूलम्बिक फोर्स acts along the line joining the two charges, है ना. तो वहाँ हमेशा फिक्स्ड रहता है और यहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है. और क्या हो सकता है, देखिए कि ये तो पहले मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि वो r पे ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. और देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अभी कल क्या बताई थी, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू DL एंड R, यही था ना, तभी तो DL क्रॉस R से आया था. बट हियर डायरेक्शन along line joining two charges, यही होती थी. तो ये these are some similarities and differences. Now next content is a very frequently asked question in 2 marks or 3 marks. It is a derivation related to electromagnetic field, but here we will study only the derivation of this point. So here mu naught, as we know, we have to calculate relation between mu naught, epsilon naught and C. As we know, mu naught upon 4 pi is how much? 10 power minus 7 Tesla meter per ampere, as I have told you yesterday. Now as this 1 upon 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 power 9, if you remember the unit, Newton meter square per Coulomb square. So mu naught and this is, now we want to calculate the relation between these two. 4 pi को किस तरह कैंसिल किया जाए, तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लें. इसको रेसिप्रोकल कर लें तो हो जाएगा 4 pi epsilon naught is equals to 1 upon 9 into 10 power 9. No problem. And this one is mu naught upon 4 pi equals to 10 power minus 7 Tesla meter per ampere. Now multiply it. So mu naught 4 pi into 4 pi epsilon naught is equals to 10 power minus 7 multiplied by 1 upon 9 into 10 power 9. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कितना बनता है? 1 अपॉन, इसको हम ऐसे कर लेना 9 इंटू 10 पावर, देखो जिसको नीचे जा रहे हैं तो ये 9 और ये नीचे जाएगा तो 10 पावर प्लस 7 हो जाएगा. इसको कितना कर सकते हैं? 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9 7 16, ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ केवल म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बचा. इट इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए क्या है, इसको ये देखिए 3 की पावर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर और 10 पावर 8 का, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दिया. ये क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्या है? स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, c स्क्वायर. सो हियर, और आप अगर इस यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट्स भी मीटर पर सेकेंड का इन्वर्स मिलेगी यहाँ पे. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? एस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग इट हियर. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिलेशन. ये बहुत पूछा जाता है डेरिवेशन और आना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन बता रही कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिल के जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो आज करके संचार माध्यम जो भी आपका है, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका बेसिस है. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज इन बोर्ड्स, और ये कभी भी कम मार्क्स में नहीं आता है. ठीक है, देखिए क्या है, एक जैसे अभी हमने करंट एलिमेंट लिया था वैसे ही हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और उसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. तो एक मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा. वाई एक्स, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसमें नीचे से ऊपर की ओर करंट आई बह रही है. हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे से ऊपर जब आप ले रहे हों और आपको सारी डायरेक्शंस ऐसे, जब आप इसी पी पॉइंट को इधर ले लेंगे तो करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. करंट ऊपर से नीचे ले लेंगे तो चेंज हो जाएगी. ये सब हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था. ठीक है, तो अब देखिए हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P. इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
स्मॉल ए, ये कहाँ कट कर रहा है, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लीजिए ये करंट एलिमेंट है हमारा, जिसकी वैल्यू है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये सारा मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो इट इज़ दिस इज करंट एलिमेंट हैविंग डिस्टेंस r vector and this is O.5 से this distance from Q to O is I am considering small l, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एंगल बना रहा है, यहाँ से मैंने एंगल, यहाँ वाले एंगल को आप कह दीजिए थीटा, इस वाले एंगल को अगर मैंने नाम दे दिया फाई, बाद में हम बताएंगे इसका क्या यूज़ था, फिलहाल फाई, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा इसको सॉल्यूशन करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। कंसिडर अ करंट एलिमेंट हैविंग करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट एलिमेंट डी एल, और जो भी कुछ होना चाहिए इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है आपको पता है, डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें जो अप्लाई करनी है वो सारी चीज़ें हम लिख के रख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो हमारा एंगल है थीटा, देखिए एक एंगल दिया वाला तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो बचे दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी 90 माइनस फाई। देखिए फाई के फॉर्म में, मैं थीटा वाले एक्सप्रेशन को फाई के फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, आप सब कर सकते हैं। इसको मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई, ठीक है। ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए कॉस फाई अगर हम ट्रायंगल से देखें तो क्या होगा, कॉस फाई ये 90 डिग्री है, सामने वाला ये जो ये वाला एंगल है हम इस फाई के फॉर्म में ले रहे हैं, तो फाई वाले के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बाई आर वैल्यू हो जाएगी कॉस की। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई या ए सेक फाई, कॉस का उल्टा सेक। ये सारा क्यों कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि हमें साइन थीटा की जगह फाई के फॉर्म में रखना है, डीएल की वैल्यू रखना है, आर की वैल्यू रखना है, और इस एक्सप्रेशन को फाई के फॉर्म में निकालना है, इसीलिए सारा हो रहा है। ठीक है, आर निकाल लिया फाई के फॉर्म में, आप सब में देखेंगे कि फाई का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एंड एस, इसको आप इक्वेशन 2 लिख लीजिए, भी काम आएगा, tan फाई। अब देखिए डीएल निकालने के लिए हम डायरेक्ट डीएल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम एल निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि डीएल इज नथिंग बट द डिफरेंशियल, a very small part of L, that is why tan phi is equals to, अब देखिए tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस L by A, तो हम रख देते हैं L by A, ठीक है। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, A tan phi। तो अब आपको अगर डिफरेंशियल आता हो, डिफरेंशिएशन, तो अगर हम केवल डिफरेंशिएट करें, एक जनरल फॉर्म कोई भी ले लें, तो DL बाई डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए कांस्टेंट, तो ए tan फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई। डायरेक्ट इसको आपको जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अब एक्सप्रेशन केवल इतना हो गया, तो डी एल इक्वल टू क्या हो गया, डी फाई को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। देखिए ये पूरा क्वांटिटी एक साथ और ये अलग। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमको पता चल गई, ये क्वेश्चन 3। अब हम सारी चीज़ों को यहाँ रखते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, पहले मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो आई ही रहेगा, ठीक है,
अब देखिए यहाँ मैं रखता चल रहा हूँ, डी एल की जगह ये पूरा रख दूँ, तो डी एल की जगह इसको रख देते हैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, ये पहले रख दिया। उसके अलावा साइन थीटा की जगह कॉस फाई रख सकते हैं, कॉस फाई रख दीजिए। उसके बाद हमने और क्या निकाला था, आर की जगह ए सेक फाई निकाला था, तो ए सेक फाई का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि रिड्यूस होके क्या आता है, सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट आई तो कॉमन, 4 पाई बाहर ले लें। ऊपर अब देखिए यहाँ क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई को कॉस स्क्वायर फाई के फॉर्म में लिख दें, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, और डी फाई कॉस फाई, और नीचे एक और 1 अपॉन नहीं ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई कट गया, ए से एक ए कट गया, नीचे डिनोमिनेटर में एक ए बचा रह गया, 4 पाई ए, और यहाँ बचा कॉस फाई डी फाई, ठीक है ना, केवल इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे अब यहीं से सारा मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा हमें लगाना है। सो डी बी वी हैव गॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉस फाई एंड फाई, इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए and it is cos phi d phi. So it is our expression. Now we are going to solve it for complete conductor. अब हमें इस पूरे तार के लिए चाहिए, तो अब मैं देखिए जो एक्स्ट्रा चीज़ बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एंगल को हमें इस कोने से, ये स्ट्रेट कंडक्टर इस कोने तक का पूरा चाहिए, तो हमने इस कोने से कॉर्नर वाले को पी से जोड़ा, और हमको पता नहीं ये कितना लंबा है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये 2 जोड़ दिया। अब ये हॉरिजेंटल सारी दूरियां हम लोग ए से, सारे एंगल्स ए से नाप रहे हैं, फाई, तो फाई ए वाली लाइन से जब हम नापेंगे तो ऊपर वाले एंगल को हमने कहा हम ऊपर की ओर पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे से हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल के ऊपर पॉजिटिव, तो ये फाई 2 नाम दिया, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल से अब हम नीचे जा रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है बड़ा, ये जो नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर उल्टा नाप रहे हैं, तो इसको हमने फाई 1 नाम दिया, ठीक है ना। लेकिन ये हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो इसको जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ इट एज -φ1। तो अब देखिए यहाँ तक तो एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें कहाँ से, कंडक्टर के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसी फाई को कहाँ से कहाँ तक नापना है, फाई 2 से नीचे फाई 1 तक, या फिर फाई 1 से फाई 2 तक, नीचे से पूरा ऊपर तार। तो तब हम पूरे इस तार को, यानी जो एलिमेंट इतना छोटा सा है उसको हम पूरे तार के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल जो होगा, चूँकि फाई 1 नीचे है और हमने अपना हॉरिजेंटल कहाँ से माना है, ए से ऊपर की ओर पॉजिटिव माना है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा फॉर कंडक्टर एक्स वाई, पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पी पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी हमने रख दिया। इंटीग्रेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, फाई 1 नीचे है उल्टी दिशा में, तो -φ1, और फाई 2 को हमने ऊपर प्लस में लिया है, ठीक है। और इसी कारण चूँकि हम बेस लाइन हमारी ए वाली है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, इसको हम ऐसे लिख लें डी बी का इतना इंटीग्रल, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो -φ1 से फाई 2 तक इंटीग्रेट करना है किसको, कॉस फाई डी फाई को। नाउ वी विल सॉल्व इट यूजिंग इंटीग्रेशन, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रल कॉस फाई का होता है साइन फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन फाई पॉजिटिव में आता है, तो साइन फाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन सीधे डी फाई के रिस्पेक्ट में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है, 11th में जो पढ़ा था, -φ1 से फाई 2। तो अब देखिए मैं 1 बाई 1 रख रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, पहले रख लीजिए फाई 2 साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस ऑफ फाई 1, कोई इशू नहीं है। नाउ एस माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4
pi a, and it becomes sin phi 2 प्लस साइन phi 1, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। इसको हम लिख सकते हैं साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, ठीक है। दिस बिकम्स द मैग्नेटिक फील्ड of a long straight current carrying conductor. We have some special cases regarding this. First one is, अगर वही तार हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ज़रा समझिएगा, इसमें हम फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, यानी ये तार ऐसे ऊपर ऊपर चलता जाए, यानी ये जो एंगल हमारा phi 2 है, phi 2 ऐसे बना है, अगर तार इनफाइनाइट होता जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना phi 2 की वैल्यू। इसी तरह नीचे phi 1 जो है यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऐसे कैसे हो जाएगा 90 डिग्री। अगर बहुत इनफाइनाइट पे जाके यहाँ कहीं पे ऐसे बहुत बड़ा, तो ये लगभग 90 डिग्री अप्रोच करेगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो phi 2 90 और phi 1 90 डिग्री तब का केस है, एक आइडियल केस है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, ठीक है। तब ये phi 1 phi 2 दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो केस 1 हमारा क्या है, व्हेन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ इन्फाइनाइटली के लिए क्या होगा, phi 1 इक्वल्स टू phi 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रख देते हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन phi 1 की जगह 90 प्लस साइन phi 2 की जगह भी 90। अब आपको पता है साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। केस 2, ये एक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। अगर मान लीजिए एक ये P पॉइंट जो है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टर XY इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, बट द पॉइंट P लाइज नियर द एंड Y, मतलब कोई एक पॉइंट, ये तार तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना, लेकिन ये जो P पॉइंट है ये या एकदम इस कोने पे है या एकदम इस कोने पे है। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट P पॉइंट इज एट वन ऑफ द एंड। तो यहां लिख लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बट पॉइंट P लाइज नियर एंड X या Y, ठीक है। तो इस केस में एक एंगल तो phi 1 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो हमारे केस से होगा, लेकिन दूसरा चूंकि ये पॉइंट ही वहाँ पहुँच गया, तो क्या हो जाएगा phi 2, किसी भी एक को ले लीजिए, एक वो और दूसरा 0, किसी भी एक को आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, तो अब इसको तो इस वाले एंगल को तो खुलने का मौका ही नहीं मिला ना, ये वाले एंगल को phi 2 वाले एंगल को खुलने का मौका ही नहीं मिला। मान लीजिए नीचे है P पॉइंट यहाँ पे, तो phi 2 तो पूरा बंद है, ठीक है, और phi 1 ओपन है। तो इसका मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन में phi 1 90 phi 2 0 रख दिया। ये हमने नीचे वाले पोजीशन में माना जब x के पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0 साइन 90 1, तो यानी 1। सो इट इज़ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। एक एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और हमें पता चलती है, ठीक है, कि देखिए जब हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का निकाला तो हमने क्या पाया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर स्ट्रेट वायर,
तो हमने ये पाया कि B आया म्यू नॉट I बाई 2πa, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। रेडियस A क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था P पॉइंट का, आपको बताया थे हम पहले, y x। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे A बढ़ रहा है वैसे वैसे B, A बढ़ रहा है वैसे वैसे B घट रहा है, ठीक है। तो और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एग्जैक्ट है, कोई स्क्वायर नहीं है। तो असल में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होता है किसी स्ट्रेट वायर के, ठीक है। जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे, या मतलब A अगर हमने 3 मीटर रख लिया तो 3 मीटर दूरी पे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम है। A हमने 2 मीटर कर दिया तो यहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 आ गई, जितनी भी है। यहाँ पे कुछ और आई लेकिन सब में सेम है। तो आप समझ रहे होंगे कि कंसेंट्रिक सर्किल यानी इतनी दूरी पे, एक दूरी निश्चित कर दें तो उतनी दूरी वाले जितने भी पॉइंट हैं सब में मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्किल्स फॉर्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ स्ट्रेट current carrying conductor are concentric circles। कैसी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, concentric circles with the wire at the center and in a plane perpendicular to the wire, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब देखिए, ये तो कुछ बातें हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है और कैसा उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। वन एक्सप्रेशन इज होमवर्क फॉर यू। सॉल्व इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ L and the point P lies on its perpendicular bisector, then क्या होगा, ऑब्वियसली φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू φ होगा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड B। केस थर्ड है ये। आप इसके लिए अपने से ट्राई करिएगा और एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, दिस वन इज योर होमवर्क। थैंक यू।